आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड यानी कि ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। यदि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने ओवरव्यू लिया था फंडामेंटल राइट्स का। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे जो मूल संविधान था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट था उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हाँ, बट वो लीगल राइट है। तो अभी हमारे पास अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 में दिए हैं। तो क्या है वो 6 फंडामेंटल राइट्स? चलो दोस्तों देखते हैं उनको, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे ऐसे और वीडियो लाता रहूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया है। तो देख, राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। आर्टिकल 14, अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटेन का ओरिजिन कंसेप्ट है, ये ब्रिटेन में ओरिजिन हुआ था इस कंसेप्ट का। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कंसेप्ट है। इसमें क्या है इस आर्टिकल में कि कानून के समान सभी, जो कानून के सामने सभी लोग एक समान होंगे, किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे और कानून का सभी को एक समान संरक्षण होगा। अब हमारा आर्टिकल 15 आता है, ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जो अपना स्टेट है या राज्य है, किसी के साथ इसलिए भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी रेस में पैदा हुआ है, या किसी कास्ट में, जाति में, या किसी लिंग में, या किसी उसका जन्म स्थान क्या है। लेकिन ये इंडियन सिटीजन्स के लिए बात हो रही है। अब जैसे इसी में अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आर्टिकल जो 15 है वो बोलता है कि जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनमें पहले अनटचेबिलिटी चलती है। तो अब आप किसी को भी इन आधार पर, जो कि आर्टिकल 15 में बताया है, उनको वहाँ आने से नहीं रोक सकते हैं। जो मनोरंजन के स्थान होते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, उनमें अगर भर्ती होना हो तो आप ये नहीं बोलकर भगा सकते हो कि आप इस धर्म के हो इसलिए हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, या आप इस जाति के हो इसलिए आपको हम एडमिशन नहीं करेंगे, या आपका ये लिंग है इसलिए आपको जो ये पब्लिक प्लेस है आप यहाँ नहीं आ सकते हो। तो इस आधार पर स्टेट या कोई इंडिविजुअल, अगर स्टेट फंडेड है वो प्लेस, तो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है आर्टिकल 16, जो कि बोलता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें सभी को एक समान अवसर मिलेंगे। अवसर की समता, इसका हिंदी में होता है अवसर की समता, सभी को समान अवसर होंगे। लेकिन यदि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जैसे कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी हुई है, ओबीसी जो कि बैकवर्ड क्लास में आता है, महिलाएं हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उनको स्टेट अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू रिजर्वेशन दे सकता है। उसको प्राइवेट या उसको प्रतिबंधित आर्टिकल 16 के अंदर नहीं किया गया, स्टेट ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 17 आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें क्या है, जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एब्सोल्यूट राइट है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एब्सोल्यूट राइट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का कंप्लीटली अंत। अब छुआछूत कोई नहीं करेगा, ऐसा हमारे आर्टिकल 17 में। हालांकि होती है आज भी, आपको तो पता ही होगा, जो गाँव से लोग हैं उनको पता है कि आज भी अनटचेबिलिटी होती है, प्रैक्टिस होती है अनटचेबिलिटी की, और भयंकर होती है। तो ठीक है। आर्टिकल 18, इसमें बोला है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले चलती थी उपाधियाँ राजा, धीराज, महाराज, राय साहब, ऐसी कोई भी उपाधियाँ अब जो राज्य है वो तो ना देगा, ना कोई व्यक्ति लेगा। लेकिन जो फॉरेन सिटीजन होते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, लीगल सिटीजन, जैसे कि जो उसके एम्बेसडर होते हैं या किसी कॉरपोरेटर होते हैं, वो यहाँ इंडिया में आकर काम करते हैं, तो वो अगर उनको कोई टाइटल उनकी कंट्री अगर देती है, तो अगर उनको टाइटल लेना है तो प्रेसिडेंट्स जो अपने हैं इंडियन प्रेसिडेंट, उनसे उनको डिस्कस करना पड़ेगा या उनकी परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी। परमिशंस के बिना कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 और 20 में दिया है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्या बोलता है।
प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अब इसमें 6 तरीके की फ्रीडम दी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल होने की स्वतंत्रता या एकत्रित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन etc। मतलब कोई भी आपको अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोजगार करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इनके साथ लिमिटेशन होती है। आपको सर्टेन कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ऐसे ही डॉक्टर शुरू नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको डॉक्टरी में डिग्री करनी होगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका मतलब था आने जाने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो। इस पर भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो। तो ये सारी स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 19 देता है। इसमें एक और था राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि मैंने बताया कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको यहाँ से हटा दिया है और उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20, ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें किस तरीके के संरक्षण है? इसमें मेनली 3 तरीके के संरक्षण दिए हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, इसका मतलब है स्टेट जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनमें ऐसा लॉ, जैसे कि आपने क्राइम पहले कर दिया है तो अभी कोई लॉ अगर बनाएगा तो आज से एप्लीकेबल होगा, अगर आपने क्राइम उससे पहले किया है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है, आपको बार बार एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर एक बार अगर आपको सज़ा दे दी तो ठीक है, लेकिन बार बार सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, किसी ने एक बार चोरी कर लिया तो उसको बार बार पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, मतलब आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस करती है वो एक अलग बात है, बाकी आपका ये फंडामेंटल राइट है। अगर आपके साथ पुलिस ऐसा करती है तो आप जज के सामने बोल सकते हो, तो आपको ये आपका ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती और आपको मजबूर भी नहीं कर सकती कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें। सेकंड है हमारा आर्टिकल 21, जो कि प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा मोस्ट लिबरल राइट है, सबसे ज़्यादा अभी तक इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपांड किया है। इसमें सोने की स्वतंत्रता, घूमने विदेश जाने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता, ऐसी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं इस आर्टिकल 21 में दी है। प्रोटेक्शन ऑफ, इसका मतलब है जीवन जीने की, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे पास हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद जो आर्टिकल 21A है उसमें हमारा है राइट टू एजुकेशन, जो कि अगर कोई बच्चा 6 साल से अगर 14 साल के बीच में उसकी एज है तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। ये उसका फंडामेंटल राइट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन उसकी एज 6 से 14 के बीच में होनी चाहिए। एज पे मेन फोकस किया गया है। इसमें हायर एजुकेशन का फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, यदि उसकी एज 6 से 14 के बीच में है। फिर अगला है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, मतलब अगर किसी को अरेस्ट कर लेते हैं या डिटेन कर लेते हैं तो उसके जो राइट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 22 में है। इसमें जो 2 तरीके के डिटेंशंस होते हैं, एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशंस, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन ये होता है कि जो दंडात्मक निरोध होता है, मतलब किसी ने क्राइम कर दिया उसके बाद उसको अरेस्ट करते हैं तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे जेल में या थाने में, तो उसके पास होंगे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मतलब इसका क्या है कि जो पुलिस या कोई भी उसको अरेस्ट करेगा उसको बताना पड़ेगा कि आपको इस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आपने ये काम किया इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा है उसको अपने वकील से बात करने की स्वतंत्रता होगी, वो अपने मनपसंद वकील से अपनी बात कर सकता है और अपनी जो बेल लेने के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें आने जाने का समय और जो छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, उसका समय हटाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी जो पास में कोई मजिस्ट्रेट है उस थाने के आसपास उसके सामने वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। और चौथा है यदि अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। उसको तभी 24 घंटे से ज़्यादा रखा जा सकता है जब मजिस्ट्रेट उसको आगे डिटेन करने के लिए अनुमति दे कि आप इसको अभी बंदी बना के रखो या इसको पकड़ कर रखो।
आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में जो आपको संरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यानी कि आपने कोई अपराध किया ही नहीं, उससे पहले अगर आपको डिटेन कर लिया या आपको गिरफ्तार कर लिया, तो उसके संबंध में आपको कौन कौन से संरक्षण मिलेंगे। तो उसमें यह है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि एक कमेटी बनती है, वो परमिशन देती है, तो ही आपको 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार रखा जाएगा, नहीं तो आपको 3 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। इसमें भी ये है कि आपको किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया वो आपको पुलिस बताएगी, ताकि आप अप्लाई कर सको बेल लेने के लिए। ये आपको आर्टिकल 22 ये संरक्षण प्रदान करता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो इसलिए होता है कि आप कोई अपराध फ्यूचर में ना करें। किसी को अगर पुलिस को शक है, ये शक के बेस पे होता है, अगर शक है कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर दोगे, लॉ एंड ऑर्डर है उनको डिस्टर्ब करोगे, तो आपका डिटेंशन हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको जो संरक्षण दिए हैं वो मैंने बताया, ये वाले संरक्षण हैं, तो आप जो ये राइट हैं इनका यूज़ कर सकते हो। जिसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में दिया है, यानी कि इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब इसमें जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, इस फ्रेज का मतलब है कि किसी भी, जैसे कि जो मैन वुमेन होते हैं, औरत आदमी या बच्चे होते हैं, उनका व्यापार करना, जैसे बेचना खरीदना, जैसे कि वस्तु अपन बेचते खरीदते हैं, तो उनका प्रोहिबिशन किया, उनका प्रतिबंधित किया इसमें। या कोई अनैतिक कार्य करवाना वुमेन से, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या देवदासी जो कस्टम्स चलती थी, जो देवदासी प्रथा चलती थी, उसका प्रोहिबिशन किया इसमें। एंड स्लेवरी, यानी कि जो गुलामी चलती थी, उसका प्रोहिबिशन आर्टिकल 23 में किया कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा, अगर करता है तो स्टेट उसके खिलाफ अगेंस्ट में एक्शन लेगा। या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर आपको कोई अगर ज़बरदस्ती ऐसा काम करवा रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 24, अब हमारा जो नेक्स्ट है आर्टिकल 24, वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस और एंगेज इन एनी हजार्डस। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऐसी फैक्ट्री में जो उनके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, या ऐसी माइंस होती है, जो खदानें होती हैं, उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। इसमें 2006 में एक संशोधन हुआ था, उसमें सभी चीज़ों में बैन कर दिया, जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए और बिजनेस में हो गए, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, इनमें आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। लेकिन जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, इनमें आप बच्चों को एक्टिंग के लिए आप कर सकते हो, इसमें छूट है। जैसे कि अगर आप अपने परिवार के बिजनेस में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन किसी के यहाँ जॉब नहीं कर सकता है, तो ऐसे प्रोहिबिशन है आर्टिकल 24 में। अब हमारा नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो कि हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। अब इसमें जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स। इसमें क्या है कि किसी को भी अपनी अंतरात्मा से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, या नहीं भी मान सकता, वो किसी धर्म को नहीं भी मान सकता, ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। सेकंड है राइट टू प्रोफेस। जो राइट टू प्रोफेस है, इसका प्रोफेस है, इसका मतलब है डिक्लेरेशंस, बिलीफ्स एंड फेथ। वो अपना जो बिलीफ है, अपने जो विश्वास हैं, उसको डिक्लेयर कर सकता है बिना किसी डर के, किसी के सामने डिक्लेयर कर सकता है, बता सकता है कि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ। फिर जो प्रैक्टिस है, उसमें प्रैक्टिस में है वो अपनी जो रिलीजियस वर्शिप है, सेरेमनीज हैं, उनको कर सकता है, वर्शिप पूजा कर सकता है, जो सेरेमनीज है उनको सेलिब्रेट कर सकता है। और अपने जो बिलीफ्स और आइडियाज़ हैं उनका तो बताया है, उसमें पहले ही बता दिया कि उनका एग्जाहिबिशन कर सकता है या उनको बता सकता है ओपनली। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट। इसमें ट्रांसमिशंस एंड डिसएमिनेशंस ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स टू अदर्स और एक्सपोजिशंस टीनेट्स ऑफ वंस रिलीजन्स। इसमें क्या है कि वो अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है और किसी दूसरे को अपने धर्म के बारे में बता सकता है, ताकि वो अपना धर्म कन्वर्ट करके इसमें आ जाए। लेकिन ये फंडामेंटल राइट, किसी को कन्वर्ट करवाना फंडामेंटल राइट नहीं है कि ज़बरदस्ती कि नहीं तू मेरे धर्म में आ जाए, ये मेरा फंडामेंटल राइट, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी मर्जी है तो वो आ जाएगा, लेकिन आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर नेक्स्ट आता हमारा, एक सेकंड,
नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस है, आप इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 26 है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें जो अपना धर्म है उसके जो संबंध में अफेयर्स हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, उनका मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हो। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स, जो धर्म के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना खुद मैनेज कर सकते हो, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये चीज़ें हैं पब्लिक ऑर्डर के रिस्पेक्ट में करना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रही हैं ये चीज़ें। तो अगर नहीं कर रही है तो आपको स्वतंत्रता है कि आप अपना जो रिलीजन है उसको आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप प्रॉपर्टी, आप किसी भी धर्म से हो, आप इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो या उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो। जो लॉ है, लॉ बना हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, जो कि हमारा आर्टिकल 26 ये हमको फ्रीडम देता है। हमारा आर्टिकल जो 27 है वो बोलता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना चाहे तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। इससे फ्रीडम देता है हमारा आर्टिकल 27। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है, 4 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशंस वोली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जो कि पूरी तरीके से सरकार उसको मैनेज करती है, मेंटेन करती है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, किसी मतलब दान के थ्रू या किसी ट्रस्ट के थ्रू उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, स्टेट करता है। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, उसका जो रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूशन का, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या उसका बोर्ड है वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। चौथा होता है इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसने सरकार से मदद ली है। इस तरह के 4 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है उसमें तो किसी भी प्रकार की धर्म से रिलेटेड शिक्षा देंगे ही नहीं, लेकिन जो सेकंड होता है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, उसमें धर्म की शिक्षा देंगे, क्योंकि वो धर्म के आधार पर कोई दान दिया है, कोई ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है, तो जो ट्रस्ट चाहेगा उस हिसाब से उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इसमें वॉलंटरी बेसिस पे आप अटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। जैसे कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होता है लेकिन वो रिकॉग्नाइज होता है, उसका जो बोर्ड होता है, प्राइवेट स्कूल होता है, कॉलेज होता है, लेकिन उसके जो सिलेबस होता है या उसका जो बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटी होती है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होती है, तो उसमें धर्म से रिलेटेड शिक्षा देंगे। लेकिन आपकी मर्जी है आपको वो अटेंड करना है या नहीं करना, आपको बाधित नहीं किया जाएगा कि आपको करना ही है। तो इसकी फ्रीडम कौन देता है, हमारा आर्टिकल 28। तो ये हो गया हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 29 से 30 में दिया है। अब देखते हैं आर्टिकल 29 क्या बोलता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ क्या है, जो लैंग्वेज के आधार पर हैं या उनकी स्क्रिप्ट और कल्चर के आधार पर माइनॉरिटीज़ हैं, इसमें रिलीजन की बात अभी शायद नहीं की है। तो उनका जो प्रोटेक्शन है, उनके जो राइट्स की प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 29 में दिए हैं। तो इसमें क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशंस इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनेंस बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जो कि स्टेट मैनेज करता है या स्टेट उसको फंडिंग करता है, तो उसमें किसी के माइनॉरिटीज़ को मतलब लैंग्वेज के आधार पे या किसी भी तरीके से उनको एडमिशन देने से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ये है कि जो ऐसे बच्चे होंगे जो लैंग्वेज वाली माइनॉरिटीज़ होंगे तो उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनको मदर टंग में दी जाएगी, ये भी उनका राइट है। फिर हमारा आता है आर्टिकल 30, जो कि बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद ही कर सकते हैं। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपलसरी एक्विजिशंस ऑफ एनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि स्टेट इसका एक्विजिशन करती है या इसका किसी भी तरीके से
इसका एक्विजिशन करती है तो इसको कंपनसेशन देगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इनको मिला है। जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है उनको मिला है, इनका एबोलिश नहीं हुआ है, तो इनको कंपनसेशन देता है स्टेट। यदि इनको स्टेट अगर इनको फंडिंग करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा कि ये माइनॉरिटीज़ का है तो इनको कम फंडिंग करें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो सभी को इक्वल या उसके आधार पर, मतलब जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके आधार पर फंडिंग करेगा, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा। और जो हमारा फंडामेंटल राइट 5 है, जो 5th फंडामेंटल राइट है, इसको माइनॉरिटीज़ का राइट्स भी बोलते हैं। हालांकि इसमें मेजोरिटी के भी राइट्स हैं, लेकिन इसको बोलते हैं माइनॉरिटी का। अब हमारा सबसे मेन जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में दिया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि जो पूरे अपन ने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, यदि इनमें से किसी का भी वोलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके, जो कि रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, जो कि इस पार्ट में जितने भी राइट्स दिए हैं उनका वोलेशन अगर होता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपना राइट्स को गेन कर सकते हैं या ले सकते हैं अपना राइट को। और इस जो आर्टिकल 32 है, जब बाबा साहब को संविधान सभा में उनसे पूछा गया था कि इस संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने वहाँ पर कहा था, यदि अगर मुझसे कोई पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है तो मैं कहूँगा आर्टिकल 32। तो किसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में, ये आप सभी लोगों को पता ही है। उनके बराबर एजुकेटेड उस टाइम पर कोई भी नहीं था, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे संविधान सभा में वो। तो दोस्तों ये हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 हुआ। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।